नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले हमारे वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने वर्णमाला के अंतर्गत 3 वीडियो आपको दिए थे। सबसे पहले वर्णमाला में आपको स्वर पढ़ाया गया, फिर व्यंजन पढ़ाया गया, उसके बाद अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में जानकारी दी गई। आज उसी सिलसिले में हाजिर हैं आपके सामने वर्णमाला प्रश्नोत्तरी के साथ में। आज हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे और उनके उत्तर आप सोचिएगा और उसके बाद हम आपको उसके उत्तर भी बताएंगे और देखते हैं हम लोगों की तैयारी कहाँ तक हो गई है। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको देखा होगा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आप गेस करिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि वर्णमाला में कोई भी वर्ण, चाहे वो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 2। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी जान लें। तो आपको पता है स्वर और व्यंजन, अर्थात हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और उनके नाम अगर पूछ दिए जाते हैं तो उनको आप याद रखिएगा, स्वर और दूसरा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है कहलाते हैं। अर्थात वे स्वर जिनको उच्चारित करने में हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जब आपको स्वरों के प्रकार पढ़ाए थे तो वहां पर आपको बताए थे कि स्वर मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उन तीनों की जब परिभाषा हमने आपको बताई थी तो बताया था आपसे कि ह्रस्व स्वर बहुत ही कम समय लगता है, दीर्घ स्वर ज्यादा समय लगता है और तीसरा जो बताया था प्लुत स्वर, जिसमें सर्वाधिक समय यानी कि सबसे ज्यादा समय लगता है, या ये कहें कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उन स्वरों को उच्चारित करने में। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? प्लुत स्वर। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इसका वीडियो भी आपने देखा होगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। ये बताया था हमने आपको कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के प्रकार यदि पूछे जाते हैं तो हम बताएंगे मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं आप साथ में इसको अपने मस्तिष्क में रिवाइज करते चलिए, साथ में अपने मस्तिष्क में इसको रखते चलिए कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के जो प्रकार हमने आपको जो बताए थे, जब व्यंजन वाला आपने वीडियो अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो देख लें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि व्यंजन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। जब सबसे पहले दिन हमने आपको वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था वहां बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसी को हम लघुत्तम ध्वनि भी कहते हैं। यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, या ये कहें कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो कितने वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हमने आपको बताया है। ये भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा। जिस भी छात्र या छात्रा ने हमारा वीडियो देखा होगा वहां उसके माध्यम से आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप ना बता सके, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो देखें।
तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है? तो दोस्तों आपको पता है हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। और 5 वर्ग कौन कौन से हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो सारे के सारे व्यंजन इन मुख्यतया जो व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे व्यंजन इन 5 वर्गों के अंतर्गत आ जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो प्रश्न है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं और वो 2 कौन कौन से हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये जो 2 व्यंजन हैं रा और ढा, ये दोनों कैसे होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को हम और भी किसी नाम से जानते हैं, तो वो क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं या ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो ये ऊष्म व्यंजन वाला जो प्रकार है, यही प्रश्न यहाँ पूछा गया कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, संख्या में कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए और कितने होते हैं वो भी बताइए। तो आपको पता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 और कौन कौन से हैं? श, स और ह। ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से मेल करता है, यानी कि किसी भी शब्द में इस तरीके से व्यंजनों का मेल हो कि वो अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन के साथ में, अपने ही जैसे एक व्यंजन के साथ में आया हो, उस व्यंजन को क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये वीडियो आपने देखा होगा जब हमने आपको पढ़ाया था अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वहां पे हमने एक आपको शब्द बताया था, एक टॉपिक बताया था, इसका नाम दिया था हमने द्वित्व व्यंजन। दोस्तों क्या नाम था? द्वित्व व्यंजन। अर्थात ऐसा व्यंजन जब कोई भी व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन के साथ आता है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। बहुत ज्यादा इसको आप अच्छे से समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे पक्का, कच्चा, दिल्ली। तो ये जो सारे शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे, इसमें तीनों शब्दों में आप देखिए, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए एक व्यंजन है का, ये अपने ही जैसे व्यंजन के बाद आया है। इसमें चा है, ये भी अपने ही जैसे व्यंजन के बाद में आया है। इसमें ला है, ये भी अपने ही जैसे व्यंजन के साथ में आया है। तो ये जो तरीका है, ये जो शब्द है, इसमें जो व्यंजन प्रयोग किए गए, इन्हीं व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे भी बात करते हैं। अगला हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न 9 नंबर है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो जब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं है, अभी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो उत्तर है वो थोड़ा व्यापक भी हो सकता है, हम सोच सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बताइए। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ला पूछा गया तो हम उत्तर दे दें कि जो ला जो उच्चारण स्थान के आधार पर उत्तर दे दें कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है कि दंत है कि मूर्धा है। लेकिन क्योंकि जब हम यहाँ पूछते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए, तब आप ऐसा उत्तर देते। लेकिन हमने पूछा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर,
तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण बताया है, वहाँ पे हमने आपको ये सारी चीजें भी बताई हैं कि कौन से वर्ण ला कैसा है, रा कैसा है, या कैसा है, वा कैसा है। तो वहाँ ये सारी चीजें क्लियर है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसका सर्वाधिक सत्य या सटीक उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन वर्ग में, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में, तो आपको पता है इससे पहले हमने एक प्रश्न और भी पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है। तो आपने वहां पे आंसर देखा था 5 वर्गों में विभक्त है। तो वही प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, यानी कि हर व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो आपको पता है, हमने बताया था कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ता वर्ग, जो भी 5 वर्ग हैं, उन 5 में प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ण। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है। इस तरीके के प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग 11 लगाते हैं, कुछ लोग 13 लगाते हैं। तो कंफ्यूजन होना एक अलग बात है, लेकिन आप उसका आंसर सही कैसे देते हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे लगाते हैं, उसको भी जरा देखिए। लिखा है स्वरों की संख्या कितनी है। प्रश्न पूछा गया है स्वरों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो हमने आपको बताया था कि यदि प्रश्न में उसके पहले कोई भी स्पेशल कुछ दिया गया है कि इसके आधार पर बताइए या उसके आधार पर बताइए, तो आप उसको उस हिसाब से उत्तर देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि किस आधार पे बताना है या कैसे बताना है, उच्चारण के आधार बताना है या कुल स्वर कितने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा है स्वरों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको बताया था कि यदि कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन आगे नहीं दिया गया है, तो आप उस कंडीशन में, उस दशा में उत्तर का जो आपका चुनाव रहेगा वो 11 ही रहेगा। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। ठीक है, यहाँ पे 13 ऑप्शन भी है, 13 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 13 किस कंडीशन में है? जब हमने कहा था कि 13 तब सही होगा जब आपसे पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वरों की सामान्यतः संख्या कितनी है या मुख्य रूप से स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, लिखा है स्पर्श व्यंजनों को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अभी इससे पहले हमने आपको एक प्रश्न बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो वहां पे आपने देखा था कि व्यंजन 3 प्रकार के थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो वहां पे जो स्पर्श व्यंजन प्रयोग किया गया था, वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजनों को क्या और भी किसी नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल उत्तर है हमारा, स्पर्श व्यंजनों को और किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, वर्गीय व्यंजन। दोस्तों जिस किसी भी छात्र या छात्रा को लग रहा हो कि ये प्रश्न कहाँ से आया या कैसे आया, इसका उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ प्रकट कर रहा है, असमर्थता जाहिर हो रही हो, तो वहाँ पे आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमारे वीडियो देखें और वहाँ से जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, सारी समस्याएं दूर जाएंगी। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमने आपको ना बताया हो या हमने आपको पढ़ाया ना हो। उस तरीके से आप सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ जैसे यहाँ भी पूछा गया था कि स्वरों की संख्या कितनी है, वैसे ही यहाँ पूछा गया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा कि कुल है या कैसे क्या है। तो हमने आपको बताया कि मुख्यतया व्यंजन कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो व्यंजन के प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपने पढ़ा था 25, ऊष्म व्यंजन में आपने पढ़ा था 4, अंतस्थ व्यंजनों में पढ़ा था 4। तो 25, 4 29 और 4 33। तो मुख्यतया जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का
आपको अब तो पता हो जाना चाहिए कि व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो नासिक वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नासिक वर्ण। नासिक वर्ण या इसको अनुनासिक भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं, नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं? हमारा प्रश्न है अयोगवाह कौन कौन से हैं। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। अयोगवाह कौन कौन से हैं या अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हमने आपको बताया था कि अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को प्रदर्शित या अनुस्वार को कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार को लिखते हैं अंग और विसर्ग को आहा। ये जो 2 हैं, ये 2 वर्ण हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे जब कुल वर्णों की बात आती है तो क्योंकि आपको पता है कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की कुल संख्या और व्यंजनों की कुल संख्या जोड़ दीजिए, वही हमारी कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी। तो स्वरों की कुल संख्या आपको पता है 13 और व्यंजनों की कुल संख्या 39। तो 13 प्लस 39 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 52। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 52। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया आपके लगभग यूपी टेट के हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि अर्ध स्वर किसको कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था, अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल वहां पे आपको जानकारी हो जाएगी कि या और वाह, ये 2 ऐसे वर्ण हैं जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अर्ध स्वर कौन कौन से हो गए? या और वाह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ज्ञा संयुक्ताक्षर। ज्ञा क्या है? एक संयुक्ताक्षर है, यानी कि जुड़कर बना है। किसके किसके संयोग से बनता है? यानी कि अगर ये संयुक्ताक्षर है तो किसके किसके संयोग से बनता है, किससे किससे जुड़ के बनता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ज्ञा जो है ज्या और इया से मिलकर बनता है। किससे किससे मिलकर बनता है? ज्या और इया से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से लिया गया है या संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से लिया गया है। ये हलंत है, भास धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 या 3 या 4 या 11। बहुत से लोग प्रश्न जब पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो हमको आता है, बहुत ही जल्दी में अपना उत्तर दे देते हैं, तो अक्सर वो गलत रहता है। तो आप प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, पहला कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे स्वरों की संख्या नहीं पूछ रहा, बल्कि कह रहा है कि उनके टाइप्स कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब स्वरों के प्रकार की बात आती है और कोई आधार नहीं लिखा है यहाँ पे, किस आधार पर पूछा गया है कि आप इसको उच्चारण के आधार पर बताइए या जीभ के प्रयोग के आधार पर बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। तो उस कंडीशन में हमने आपको आंसर बताया था कि किसी भी कंडीशन में पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? अब उन प्रकारों को भी सुन लीजिएगा, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो स्वरों के प्रकार की चूंकि बात की जा रही है यहाँ पे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं 21 प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों पूछा गया है यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो चूंकि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना आपको, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, केवल एक लाइन में कुछ शब्दों में उत्तर आपको देना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था जब वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट किया था तुरंत ही आपको बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित
एवं क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की अगर बात की जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजनों से आप परिचित हैं, किसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, या कौन कौन से हैं, या पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं हमारे वीडियो में, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं संख्या में, वो भी आपको बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं संख्या में, और कौन कौन से होते हैं? या, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है तब भी आप बता देंगे कि 4 होती है, और अगर कौन कौन से होते हैं वो भी आप बता देंगे, य, र, ल और व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, च और छ का उच्चारण स्थान। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है उच्चारण स्थान कि च और छ वर्ण जो है इसका उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है, कौन सा ऐसा भाग है जिसका प्रयोग करके हम च और छ को उच्चारित करते हैं। तो हमने आपको इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाया था, आपको बताया है उसमें कि हमारे उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और किस किस भाग से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो च और छ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र भी बताया था। यदि आप लोगों ने देखा होगा, उस सूत्र को पढ़ा होगा और समझा होगा, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया था, इच्चुयशानाम तालु। सूत्र ये था कि इच्चुयशानाम तालु। अगर आप इस सूत्र के माध्यम से याद रखें तो जितने भी लास्ट में क्या लिखा है, तालु, अर्थात जितने भी वर्ण तालु से उच्चारित होंगे वे सारे के सारे आप केवल एक शब्द से याद रख सकते हैं, इच्चुयशानाम। अगर आप ये शब्द याद रखते हैं तो तालु से उच्चारित होने सारे वर्णों को, जितने भी वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं वे सारे के सारे आ जाएंगे। तो कैसे, ये आपको हमने बताया था, ई का मतलब है दोनों ई, और चू का मतलब है च वर्ग। तो च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, तो च वर्ग के अंतर्गत भी 5 आएंगे, च, छ, ज, झ, य। तो उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। तो अर्थात अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो क्या कहेंगे, च और छ का स्थान क्या है, उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान अर्थात क वर्ग में 5, इसमें 5 वर्ण आएंगे, उन 5 का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया था, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। ये आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट नहीं आ रहा तो पहले भी आपको वीडियो में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा के माध्यम से आप याद रखेंगे। तो कह रहा है कि क वर्ग, तो आपको बताया था कु का मतलब होता है क वर्ग, अर्थात क वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे कहाँ से उच्चारित होंगे, कंठ से उच्चारित होंगे। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। जो ट वर्ग है, सॉरी ट वर्ग नहीं, ट का केवल और केवल ट का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो आपको पता है, इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था, ऋटुर शाम मूर्धा। तो इस सूत्र के माध्यम से आप याद रखेंगे कि री और टू अर्थात टा वर्ग, और जब टा वर्ग की बात होगी तो सारे 5 जो वर्ण होते हैं इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और इसी के अंतर्गत टा आता है। तो इस टा का उच्चारण कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। तो टा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो दोस्तों ये जो आपने देखा यहाँ तक, ये हमारी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी का भाग 1 था। इस भाग 1 के अंतर्गत आपने 25 प्रश्नों का समावेश देखा। इसके आगे हम भाग 2 लेकर आएंगे आपके सामने, उसमें भी 25 प्रश्नों का समावेश होगा। इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपको शायद वीडियो में ना हमने बताया हो। तो इस प्रश्नोत्तरी का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि उस वीडियो में जो भी छूट गया हो, थोड़ा बहुत छूट गया हो, तो वो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए उपयोगी है, तो इस जो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जब चैनल का सब्सक्रिप्शन 1000 प्लस हो जाएगा तो आपको लाइव क्लासेस यानी कि लाइव माध्यम से मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।